सब आदिवासी भाई को जय हिंद, राम राम। आप सब जानते हो मेरे देशवासियों, हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उसी आज़ादी की इस वर्ष हम मनाने जा रहे हैं 75वीं वर्षगांठ, अर्थात आज़ादी का अमृतोत्सव के रूप में हम अमृत उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी चल रही, अर्थात मनाया जाएगा, अर्थात मनाएंगे। पूरे देश भर में हलचल मची हुई है कि आज़ादी के अमृत उत्सव अर्थात आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जाएगा। बनाना चाहिए, हर किसी को खुशी होती है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी से बड़ी और कोई किसी के पास कोई खुशी नहीं हो सकती राष्ट्रीय लेवल पे। इसीलिए हम भी उसी की धुन में हैं और खुशी में हैं कि हमारा आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ है और उसे अमृत उत्सव के रूप में मनाने की तैयारियां चल रही है। उत्सव हम प्रत्येक वर्ष मनाते आ रहे हैं, लेकिन जब इसके सामने अमृत उत्सव, अमृत शब्द लग जाता है तो मुझ जैसे व्यक्ति को विचार करने के लिए, कुछ बातें विचार करने के लिए मजबूर करती है कि क्या ये हमारे लिए अमृत की तरह है। अमृत उत्सव एक सामान्य उत्सव की बात होती तो हम प्रत्येक वर्ष मनाते आ रहे वैसे मना लेते, लेकिन इस बार अमृत शब्द लगा, अमृत उत्सव मनाया जाएगा आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर। पूरे देश में हलचल मची है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले मैं सही या गलत जब भी हो, इससे पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद हम इस लाइन पर आएंगे, विषय पर। हम आजाद हुए, आजाद का विलोम है गुलाम, ठीक है, अर्थात हम गुलाम हुए होंगे किसी वर्ष या किसी समय, उसके बाद हम आजाद हुए। यानी कि बीच का जो समय है आजाद से पहले का, तो हम गुलाम रहे, और जब हम गुलाम हुए उससे पहले का समय हम आजाद थे होंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है, हम आजाद थे होंगे, तो हमें किसी ने गुलाम बनाया। आप सब जानते हो किसने गुलाम बनाया। उसके बाद हम 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की। तो हम जो गुलामी का जो समय था उससे हम आगे चलेंगे, यानी गुलामी से पहले जब हम आजाद थे, स्वतंत्र थे, उस समय मेरे आदिवासी भाइयों, आप ये मेरी बात गौर से सुनना, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप स्वयं भी विचार करना। जब हम गुलाम हुए उससे पहले हम स्वतंत्र थे, आजाद थे, उसकी कुछ निशानियां बताता हूं। लोग कहते हैं कि पहले क्या होता था, हमारे गांव में पंचायत हुआ करती थी, और जो भी संपत्ति देश की गांव की होती वो पंचायत की संपत्ति होती। अर्थात मेरे गांव में अगर कोई पहाड़ है, जल जंगल जमीन है, तो वो मेरे पंचायत की संपत्ति कहलाती थी, और उस पर हम पंचायत के लोग जो भी निर्णय करते थे वो होता था, और वो संपत्ति होती थी तो हम कुछ भी कर सकते थे उस पर, ठीक है। लेकिन जब हमें गुलाम बनाया गया, हम किसी के गुलाम हो गए, तो उन लोगों ने हमें सदा गुलाम बनाए रखने के लिए उन्हीं के अनुकूल कुछ कानून बनाए, जैसे वन विभाग का कानून। यह कानून शायद हमारे गुलामी के समय के पहले नहीं था होगा, और जब हम गुलाम हुए तो वो हमारी जो ग्राम पंचायत की संपत्ति कहलाती थी, वो जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाए, कानून बनाए, उनके अंतर्गत हो गई। अर्थात हमारी आजादी, स्वतंत्रता छीन ली गई। उसके बाद हम गुलाम रहे कई सालों तक। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, अच्छी बात है, लेकिन मुझे विचार करने के लिए, जब आजाद देश में कुछ ऐसे
कारनामे या कर्तव्य होते हैं या कोई घटनाएं दुर्घटित होती है तो मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता। जब हम गुलाम से पहले हमारी गांव की संपत्ति, पंचायत की संपत्ति हुआ करती थी, पहाड़ियां, जल जंगल, तो आज क्यों नहीं है? आज क्यों उस वन विभाग का कानून लगता? वो कानून तो जब लगाया था तब हम गुलाम थे, लेकिन जब हम आजाद हो गए फिर भी वो कानून चल रहा है। और उसी कानून के सहारे हमारे भारत देश के अंतर्गत अर्थात हमारे मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में अभी 2-3 दिन पूर्व ही वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा गोली मारकर हमारे एक आदिवासी भाई की हत्या कर दी गई। ये वही कानून है जब हम गुलाम थे। ये उन्हीं लोगों ने बनाया था जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाए रखा। और उससे पहले जब हम गुलाम नहीं थे तो हम स्वतंत्र थे, हमें कोई विभाग का कानून नहीं था, हमारी पंचायतें तय करती थी। लेकिन जब गुलाम हुए तो उन लोगों ने कानून बनाए उनके अनुकूल बनाए रखने, हमें गुलाम बनाए रखने के लिए। लेकिन जब हम 15 अगस्त 1947 को अगर हम आजाद हो गए तो ये कानून हट जाना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने हमें गुलाम बनाए उन्हें तो हमने भगा दिया। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने उन्हें मार मार के भगाया, चाहे वो फांसी पे भी चढ़ गए। जितना भी जुल्म उन लोगों ने किया उतना सहा, लेकिन उन लोगों को यहां पर टिकने नहीं दिए। उन लोगों ने तो उतना उनका काम पूरा किया, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद में जो चीज करना थी आने वाली युवा पीढ़ियों को, भारत के देश संभालने वाले लोगों को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी आ गई तो ये कानून भी उनके गुलाम, जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाए उनके बनाए कानून भी हट जाना चाहिए थे। लेकिन आज उन्हीं कानून की वजह से हमारे आदिवासी भाइयों को उसका सामना करते हुए वे शहीद तो होना पड़ता। मैं शहीद ही मानूंगा हमारे आदिवासी भाई को। जिस सतना जिले में जिस वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें गोली मारकर हत्या की, मैं उस भाई को शहीद मानूंगा, क्योंकि वो आदिवासी भाई था। और हम जब गुलाम थे उससे पहले हमारी पूरा जो जीवन शैली थी वो पूरी वन जल जंगल जमीन के ऊपर निर्भर थी, और हम उसके अनुकूल, हमारे पर्यावरण को बचाने के अनुकूल ही हम कार्य करते थे। अगर हमें जल की जरूरत पड़ी तो उसके हिसाब से काम करते थे। वन में अगर लकड़ी की भी जरूरत पड़ी तो हम उतनी ही करते थे, उससे ज्यादा नहीं, अनावश्यक नहीं उसका कटाव करते थे। और रही बात बदलते समय के अनुसार बदलाव भी होता है, लेकिन आज वही कानून, जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाए वही कानून है। और उसी कानून के सहारे मेरे सतना जिले के भाई को वन विभाग के कर्मचारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और कहते कि उन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया, वन विभाग के कर्मचारी। मैं न्यूज देखा करता हूं, कहते कि उन्होंने पथराव किया। तो जो पथराव किया, अगर गांव के लोगों ने लकड़ी तस्कर जिनकी हत्या कर दी, उनको अगर आप लकड़ी तस्कर मानते हो और उन्होंने पथराव किया, तो आपको कहां पर चोट लगी? कौन सा कर्मचारी घायल और गंभीर अवस्था में हुआ जो कि आपने उन पर गोली चलाई और एक भाई को आपने हत्या कर दी उनकी, और 2-3 लोगों को घायल कर दिया? अरे हमारा तो काम ही है, करेंगे हम, जंगल काटते भी है, बचाते भी है। आपको मैं एक उदाहरण के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि हम क्या जंगल काटना ही जानते हैं या बचाना भी जानते हैं? हम उतना ही काम करते हैं जितनी जरूरत आवश्यकता पड़ती है उतनी। और पर्यावरण को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने, उनका हमारे पास लिखित रूप में तो नहीं है मगर भौतिक रूप से जरूर है, वर्तमान में भी है, कि वे जंगल को किस तरह से बचाते थे। प्रत्येक गांव, आप किसी भी भारत के, हमारे अलीराजपुर क्षेत्र के किसी भी गांव में चले जाओ, वहां पर आपको एक ना एक जगह ऐसी दिखेगी जहां पर देवी या देवता मानते, हम उस क्षेत्र को मानते और वहां पर लकड़ियों की कटाई नहीं करते, चाहे वो हम उन्हें देवी देवता के रूप में मानते, जो भी हो, लेकिन हम वहां पर लकड़ियों की कटाई नहीं करते हैं। अर्थात हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि ये पर्यावरण के लिए ही बचाया होगा, चाहे वो उसका रास्ता कुछ भी हो, लेकिन बचाव तो जरूर है ना पर्यावरण का। और उन स्थानों को हम कहते बाबा देव या कुछ भी ऐसा, माताओं के नाम पर या कुछ भी ऐसे किंवदंतियां, कुछ भी मान्यताओं के आधार पर उन क्षेत्रों को बचाए रखा है।
आज अगर किसी को जानना हो तो मेरे गांव में ये दो जगह है, वहां पर लोग लकड़ियां नहीं काटते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, अपने आप सूखते हैं बुजुर्ग होकर, और ना ही वहां पर उन लकड़ियों को जलाने के लिए ले जाते हैं। शायद वो हमारे पूर्वजों ने इसलिए होगा कि पर्यावरण को देखते हुए इतना बचाव किया होगा। सब जानते थे होंगे कि शायद आने वाले समय में इनका कटाव हो जाएगा, तो इसके लिए इनका अभी से पूर्णतः दहन ना हो, इसलिए बचाने के लिए ऐसा कुछ किया होगा। तो हम लोग पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारे आदिवासी किसान भाई कौन से हवाई जहाज में उड़ रहे, कौन सी उनके पास फोर व्हीलर है जो कि धुआं रात दिन छोड़ते, कौन सी फैक्ट्रियां हैं, जिन बड़े बड़े लोगों के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, रात दिन धुआं निकलता, उनसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा, और हमें दोषी ठहराते हैं कि आदिवासियों ने जंगल काट दिए इसलिए पर्यावरण में समस्या आ रही, प्रदूषित हो रहा और पर्यावरण के लिए खतरा है। अरे भाई, हम जितनी लकड़ियां काटते हैं उतना बड़ा भी करना जानते हैं। अगर हमने किसी झाड़ की एक डाली काटी तो उसमें 10 डालियां निकल कर आएगी, लेकिन तुम्हारी एक फैक्ट्री से जितना धुआं निकला उससे कम होगा क्या? बनना ही है। यानी कि खराब काम करे दूसरे और उसको सुधारने के लिए भुगतान हम करें। वाह भाई, पर्यावरण के नाम पर हमें कहा जाता कि आप पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं। अरे भाई, हम जितनी कटाई करते ना, कुछ लोग कहते किसानगिरी करने के चक्कर में किसान बनने, खेती करने के लिए पेड़ पौधों की कटाई कर दी। अरे जिन पौधों की पत्तियां साल में एक बार आती है और झड़ जाती है एक झाड़ में, और उसी झाड़ के क्षेत्रफल में हम 2 बार अगर फसल करते हैं ना, तो उन फसलों में उस पेड़ या पौधे से कई गुना ज्यादा पत्तियां निकलती है, और प्रत्येक पत्तियां ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। तो भाई, हम कहां हुए पर्यावरण के दुश्मन? पर्यावरण के दुश्मन तो वो है बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने रात दिन धुआं उगल रही है, वे लोग हैं जिनके पास फोर व्हीलर हैं, वे लोग हैं जो रात दिन हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। हम आदिवासी किसानों के पास इस तरह से हमारे सिर पर थोपना अच्छा नहीं है कि आप पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, इसलिए हम बचाने के लिए कानून चला रहे हैं। अरे हमें पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए कई हमारे पास रास्ते हैं, लेकिन अगर वो बदलाव करना पड़े, वो रास्ते हैं जरूर है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जिस दिन ये वन विभाग का कानून हटेगा नहीं, इसे हटाना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोगों ने, हमारे पूर्वज क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उन्हें मार मार कर भगाया, उसी तरह इन कानूनों को भी रद्द करना पड़ेंगे। इन्हीं कानून की वजह से हमारे भाई बहनों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। ऐसे ही कई अत्याचारी कानून है। तो मेरे आदिवासी भाई, जब हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचारी कानून है, जिन लोगों ने गुलाम बने आज भी उन्हीं के कानून चल रहे हैं, तो फिर हम आजाद कैसे हुए? बस आजादी उतनी है कि जहां वे लोग बैठते थे जिन्होंने हमें गुलाम बनाए, बस वे कुर्सी छोड़कर चले गए, और उन्हीं कुर्सियों पर हमारे लोग बैठ गए। यानी कि कहते हैं ना, दूसरे के कंधे पर गोलियां चलाना, बंदूक रख के, बस वैसा ही हुआ कि वे अपने चले तो गए लेकिन कानून यहीं छोड़ गए। और हमारे देश चलाने वाले लोग पता नहीं उनको आज तक कैसे बक्से रखा ऐसे कानूनों को, जिनकी वजह से हमारे आदिवासी भाइयों को कोई गोलियां मार देता है तस्कर समझ के, कोई गोलियों से भून देता है नक्सलवाद समझ के, कोई गोलियों से भून देता है कानून के कार्य में, सरकारी कार्य में बाधा डालने के नाम पर। अरे वाह भाई, तो कोई गोलियों से भून देते हैं पर्यावरण, लकड़ी कटाई, जंगल कटाई के नाम पर। इसीलिए हम उत्सव मनाते आए हैं। हमारे मन में कभी ये भावना नहीं आई कि हम ये क्यों नहीं बनाए। अभी भी नहीं है कि बनाना चाहिए उत्सव, मैं नहीं बनाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जब अमृत की बात आती है तो हमारे लिए अमृत तो नहीं हो सकता। हम अमृत उत्सव तो नहीं बना सकते। हम आदिवासी भाई, हम उत्सव जरूर बना सकते आजादी की खुशी में। हम आजाद जरूर हुए, इतने ही हुए जितने कि जिन लोगों ने गुलाम बनाए उनको हमारे देश के क्रांतिकारियों ने भगा दिया, और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश, अर्थात हमारे देश का एक भूभाग जो कि अलग हो गया, उन्हीं को पहले एक हमारा 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा एक बड़ा भारत देश बड़ा था एक, लेकिन उसका एक भूभाग
उसे अलग करके हमें आजादी के नाम पर कर दिया गया। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बातों को समझ चुके। लेकिन हम उत्सव मनाएंगे, इतनी तो खुशी है कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इतना बड़ा काम किया, उन लोगों को भगाया, और उसके लिए कई क्रांतिकारियों को फांसी की सलाखों, फांसी पर चढ़ना पड़ा, फांसी के फंदों को गले लगाना पड़ा। इसलिए हमें खुशी है कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, लेकिन पूर्णतः नहीं। जिस तरह से अमृत उत्सव के लिए हलचल मची है, उस हिसाब से तो शायद मुझे नहीं, अच्छा नहीं लगता। अमृत नहीं हो सकता, उत्सव हो सकता है। हम मनाएंगे, उत्सव जरूर मनाएंगे, क्योंकि हमारे देश के लाखों क्रांतिकारियों की बलि है। 15 अगस्त 1947 के दिन जो हुआ, वो दिन लाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने बलिदानी दी, लेकिन उन लोगों के कानून आज भी चल रहे हैं। इसलिए मेरे आदिवासी भाई, हमें एक बार और आजादी की लड़ाई लड़ना पड़ेगी इन कानूनों के प्रति। हम अभी पूर्णतः आजाद नहीं हुए हैं, इसलिए हम अमृत उत्सव तो ना नहीं कह सकता हूं, लेकिन अमृत के नाम से नहीं, उत्सव जरूर मनाएंगे, लेकिन अमृत उत्सव के लिए हमें सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। ऐसे कई अत्याचारी कानून है, और उन्हीं के चलते हमारे आदिवासी समाज के वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें आजादी की अमृत वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, लेकिन अमृत उत्सव के रूप में मनाना मेरे लिए सोचने और विचारने की बात हो गई। हम इधर आजादी की वर्षगांठ मनाई अमृत उत्सव के रूप में, और एक तरफ हमारे उसी गुलाम जिन लोगों ने बनाए, जिनसे हम आजाद तो हो गए मानते, उन्हीं के कानून चले, और हमारे आदिवासियों को गोलियों से उनकी हत्याएं कर दी जाए वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा, और हम इधर खुशियां मनाई कि हम आजाद हो गए। आजाद तो है, लेकिन उसका अमृत उत्सव मनावे, तो ये लिए हमारे लिए एक दुख की बात हो जाती है कि एक तरफ हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दे, और दूसरी तरफ हम खुशियां मनाए कि हम अमृत उत्सव मनाए। उत्सव जरूर मनाएंगे, मैं ना नहीं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं हम उत्सव मनाएंगे आजादी का। लेकिन मेरे भाइयों, आदिवासी भाइयों, ये आप विचार कर कि क्या हमें और कुछ लड़ाई लड़नी होगी। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप स्वयं भी विचार कीजिए मेरे आदिवासी भाई, हम कब तक सहेंगे ये ऐसा काम, ऐसे कानून को कब तक सहेंगे। अरे हमारा जीवन ही सनातन रूप से जल जंगल जमीन के ऊपर टिका हुआ है, और उसका उपयोग करेंगे भी और बचाएंगे भी। अर्थात हमें आवश्यकता के अनुसार लकड़ियां काटनी भी पड़ेगी, और पेड़ पौधे बड़े भी करना पड़ेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज हमारे गांव के बच्चों को एक हफ्ते से शायद ज्यादा समय हो चुका है, अमृत उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। एक दिन में मेरे जिले में, अलीराजपुर जिले में गया था, और मेरा गांव जहां से मैं गया था वहां से करीबन 20 से 30 किलोमीटर दूर है। मैं रास्ते में आ रहा था बाइक से, जुलूस करीबन कुछ लोगों द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था, इसी के चलते अमृत उत्सव के से संबंधित, और गांव की स्कूलों के बच्चों को रोड पर लाया जा रहा है। रोड पर खड़े थे, बैठे हुए थे। मैंने कहा कुछ हो रहा होगा, कुछ तो लोग आ रहे होंगे, और सारे अधिकारी आगे पीछे गाड़ियां लेकर चल रहे थे। जुलूस करीबन 20 किलोमीटर दूर, उससे पहले बच्चों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया, और कुछ महिलाओं को साड़ी में खड़ी थी, शायद मुझे लगता है वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगी, वे भी बैठे हुए थे। अरे हमारे छोटे बच्चों के दिमाग में अभी से ये भर देंगे कि हम आजाद हो गए, आजादी का अमृत उत्सव। उन्हें क्या पता चलेगा, उन्हें क्या पता चलेगा कि ऐसे कानून भी पड़े। उत्सव के रूप में मनाता है तो आज तक हमने कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन जब अमृत शब्द लग जाता है, अमृत उत्सव, तो सोचने के लिए विचार करना पड़ता है। इसलिए मेरे आदिवासी भाइयों, आप विचार कीजिए, कल्पना कीजिए। अब मेरे गांव के बच्चे यही समझेंगे कि चलो हम तो आजाद है, लेकिन उस गुलामी के कानून पड़े उन्हें नहीं समझ पाते। और शायद 1947 से आज तक यही चला आ रहा है, किसी की निगाह क्यों नहीं गई, क्यों नहीं किसी देशवासियों की निगाह उन पे पड़ी कि यार आज तक हम ये करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों। कई लोग राजनीतियां करते हैं,
गांव के लोगों के हित की बात करते, लेकिन उनके दिमाग में ये आज तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं ये बात दिमाग में आई कि यार हमारे आदिवासियों के बाद दिन प्रतिदिन अत्याचार क्यों होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो बहुत लंबी बात जाती है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को स्कूल है, हमने तो हमें उन्हें पढ़ने के लिए भेजा है। अरे भाइयों, देश के प्रति किसको प्रेम नहीं है? हमारे आदिवासियों में भी कूट कूट के भरा है। बस हमें मौका दीजिए देश चलाने के लिए। अगर मौका राजनीतिक तंत्र में घुस के नहीं, अगर कोई कह दे कि आपको महीने के केवल 10,000 रुपए देंगे, लेकिन आर्मी में भर्ती हो जाइए और कर दीजिए। एक एक बंदा, अगर किसी का इकलौता बेटा भी है तो वो कभी मना नहीं कहेगा कि नहीं यार देश की सेवा करना, वो आगे हो जाएंगे। और उसके माँ बाप भी नहीं रोकेंगे कि बेटा नहीं। सबको जुनून होता है कि हमारा देश है। लेकिन मेरे साथियों, ऐसे कुछ कानून है जो मुझे विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए मुझे कभी कभी दुख होता है कि हमारे बच्चों को सच्चाई क्यों नहीं बताई जाती। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये मुझे स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया, कभी नहीं बताया गया। तो जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, उन लोगों ने हमें गुलाम बनाए रखने के लिए अनुकूल कानून बनाए, वही कानून आज भी चल रहे हैं। तो फिर आजाद कैसे हुए हम? क्या आजाद देश में ये होना पड़ता? अगर कोई लकड़ा लाए और उसको कोई गोली मारकर उसकी हत्या कर दे, ये आजाद देश में, ये आजाद देश की ये निशानी पहचान ही है क्या? ये पहचान है क्या आजाद देश की? मेरे साथियों, अब हमें ऐसे कानूनों से आजाद होना पड़ेगा। बात बहुत लंबी जाती है और इसमें अगर किसी को चोट पहुंचती है, और यह बात जरूर नेता अधिकारी को गलत लगेगी, लेकिन मेरे आम नागरिक, गांव के आदिवासी बंधु, आपको शायद सही लगेगी। जो हमारे गांव के लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी यह बात गलत लगेगी। बात सही है, मगर वे भी इस गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए हैं। उन्हें यह सब पता है, तो ये होते हुए भी हमारे गांव के बच्चों को ले जाकर, अगर किसी ने फोन आ गया कि आपको रोड तक बच्चों को लाना है, तो लेकर चले जाएंगे कि चलो उनका स्वागत करना। मेरे आदिवासी समाज के कुछ युवा, मैं जब उनसे बात करता हूं तो वे कहते हैं कि भिखू भाई, हमें भी पढ़ाई करना, जागरूक बनना, हमें सरकारी नौकरी करना और कुछ अच्छा करना समाज के प्रति, समाज में। मैं कहता हूं आप सरकारी नौकरी करोगे तो समाज के दुश्मन बनोगे, अच्छा तो नहीं कर पाओगे। बस अच्छा इतना ही करोगे कि आप एक बड़ा मकान ले लोगे, मकान बना लोगे, 4 व्हीलर गाड़ियां हो जाएगी, बच्चों के लिए इंतजाम हो जाएगा, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन समाज के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज जो है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे समाज के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस कानून को, वन विभाग के कानून को। मैंने जो बताई बात, उनको भी लगता कि हाँ कानून गलत है, अब हम आजाद हो गए तो ये कानून हटना चाहिए। लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी अगर उनके पास आदेश आ जाता है कि आपको बच्चे लेकर रोड पर आना है, मेन रोड पे, जहां पर किसी नेता की गाड़ी गुजरेगी, अधिकारी की, उनका स्वागत करना, तो मेरे गांव के बच्चों को गांव का शिक्षक या कर्मचारी होते हुए भी वो लेकर जाएगा। वो अच्छे से जानता है कि हमारे गांव में एक एक मिनट का समय कीमती होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज का समय है, बरसात का समय है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजा है, हम क्यों उनको वहां लेकर समय बर्बाद करें। लेकिन उसकी एक मजबूरी बन जाती है सरकारी कर्मचारी के नाते। उन्हें कह दिया गया कि आपको इतने बच्चे लाना है तो वो ले जाना ही पड़ेगा। वे जानते हैं कि ये गलत है, बच्चों की स्कूल भेजा, स्कूल में पढ़ाई लिखाई का काम करवाए, लेकिन फिर भी एक नेता अधिकारी के स्वागत के लिए मुख्य रोड पर या जितनी भी दूरी हो आपको ले जाना पड़ेगा। ये तो ठीक है, हम आजादी का अमृत उत्सव के नाम से मना रहे हैं, लेकिन कभी कभी राजनीतिक कार्यक्रम में भी ले जाते हैं। हॉस्टल के बच्चे बच्चियों को राजनीतिक कार्यक्रम में नाचने कूदने के लिए ले जाते हैं। मजबूरी है, उनकी सरकारी नौकरी है, हॉस्टल वार्डन को बोल दिया तो आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो फिर आप सरकारी नौकरी करके आप कैसे समाज के हित का काम कर सकते हो? आप कभी उन्हें मना नहीं करोगे।
नहीं कर पाओगे। वैसे ही हर स्तर बना हुआ, छोटे से लेकर ऊपर से ऊपर ऊपर। मेरे साथियों, हम आजादी का उत्सव मनाएंगे। अमृत उत्सव के नाम का अमृत शब्द लगा, उसके लिए आप एक बार जरूर विचार करना। आज हमारे आदिवासी भाइयों को किस तरह से दर दर भटकना पड़ रहा है, आप जानते हो? घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। अगर वो बात करूंगा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही ठीक। मेरे साथियों, आजादी की 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद।